बोलोगे ना कि तू क्या दिमाग को खज्जल किए जा रहा है। अगर अभी तक आपका दिमाग ख़राब हुआ है तो आज के बाद आपका दिमाग कद्दई हो जाएगा। एक क्यूरियोसिटी सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं जिसमें हम काफ़ी डीपर डाइव मारेंगे चीज़ों के बारे में। तो अगर आपको पहले 5 वीडियोस इंटरेस्टिंग लगे हैं तभी ये वीडियो देखना, अदरवाइज स्किप इट। अरे क्या इससे खेल रहे हो, इसे कूड़े में जाके फेंक दो। पर इसमें तो बहुत सारे केचप बची हुई है। अब ये केचप बची है, ये क्या करेगा, इसमें बोलेगा कि मैं साइंस लगाता हूँ। प्लास्टिक की बोतल में टेप बंधेगा, धागा बंधेगा, इसको घुमाएगा सर्कुलर मोशन में, घुमा घुमा के इसकी केचप को ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब बॉटल तो घूमेगी लेकिन ये वेलोसिटी की वजह से जिसको किताबों में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता है। और सारी केचप कोने क्या हुआ कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सारी केचप बाहर आ गई। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, एक डीपर डाइव लेंगे हम चीज़ों के रिगार्डिंग, और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसके बारे में बात करेंगे हम। मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल मैं थोड़ा लिप्स करके बात करने लग रहा हूँ, मतलब थोड़ा तोतला बोलना शुरू कर दिया है मैंने, फंबल ज़्यादा मार रहा हूँ, बट कोई बात नहीं, यू विल अंडरस्टैंड ग्रेजुअली। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए पहले तो आपको फोर्स को समझना पड़ेगा। साइंस में आप 7th क्लास में जाओगे, आपको 2 तरह की फोर्स बताई जाएगी। एक होती है पुश, धक्का देना, एक होती है पुल, खींचना। उल्टा बन गया है आपको, बट बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से खींच रहा हूँ ना, तो ये क्या हुआ, पुल करना। अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं इस एरो से खींच रहा हूँ ना, तो ये हुआ, मतलब धकेल रहा हूँ, तो ये हुआ पुश करना। सिंपल सी बात है, तो इसको बोलते हैं फोर्स। अब फोर्स का हमने पढ़ा था F = ma बचपन में, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ये न्यूटन का, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर ये छोटी सी पाइप को मैं 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से फेंकता हूँ ना, तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं किसी बड़े मोटे से लोहे के टुकड़े को 5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से फेंकता हूँ ना, तो उसकी फोर्स ज़्यादा होगी। इसलिए F = ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। छोटी पाइप कम मास कैरी करेगी, लोहे की पाइप ज़्यादा मास कैरी करेगी। अब जैसे साइकिल का एग्जांपल है ये, हम पढ़ते हैं कि अगर कोई साइकिल टकराएगी किसी दीवार से, तो मान लो 25 किलो उसका वेट है, तो 25 किलो की साइकिल जब 5 किलोमीटर से टकराएगी तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा दीवार पे, 125 यूनिट। लेकिन अगर 500 किलो का कोई सपोज़ गाड़ी या ऑटो टकराता है इसके साथ, तो 5 किलोमीटर की रफ्तार से, तो वो इम्पैक्ट 2500 यूनिट करेगा। तो ये होती है फोर्स, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन यूनिट्स ही बोलते हैं इसको, फोर्स को, बिकॉज न्यूटन ने हमें 3 लॉ ऑफ मोशन दिए थे। F = ma भी उसने दिया था, इनर्शिया वाला भी उसने दिया था, और इक्वल अपोजिट रिएक्शन वाला भी उसने दिया था, तो दैट्स वाई। अब फंडा क्या है, फंडा ये है कि जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा ना, उतनी ज़्यादा कम मास कैरी करता है, और जितना कम मास कैरी कर रहा है ना, उतनी कम ग्रेविटी लगाएगा। ग्रेविटी क्या एक तरह की फोर्स ही है ना, ताकत ही है ना। तो ग्रेविटी जो मून में है वो अर्थ के मुकाबले 1.4 होगी। अर्थ की जो हमारी ग्रेविटी होती है वो 9.8 किलोमीटर/सेकंड होती है, जिसको हम जी बोलते हैं। अब 9.8 छोटा जी से डिनोट करते हैं उसको। जुपिटर की मान लो 8 गुना होगी, सन की मान लो 50 गुना होगी, ब्लैक होल की तो इतनी ज़्यादा है कि मतलब 1000 गुना ज़्यादा, लाइट तक एस्केप नहीं कर पाएगी इसको। तो इतनी ज़्यादा आपकी क्या आ गई, एनर्जी, कि ये किसी भी चीज़ को खींच ले रहा है, इवन लाइट तक को खींच ले रहा है, ऐसा मान के चलें। और ब्लैक होल के आगे क्या है, सिंगुलैरिटी, जिसके बारे में फिजिक्स कोलैप्स हो जाती है तो हमें पता नहीं है उसके आगे क्या है। ये चीज़ होती है चंद्रशेखरन लिमिट से, जो कि 1.4 सोलर मासेस के बराबर होती है। अगर सन के 1.4
मास से ज़्यादा अगर वो होगा ना, और क्या बोलते हैं, मास है किसी स्टार का, तो वो स्टार जो है ना वो अपनी ग्रेविटी में ही कोलैप्स करता जाएगा। जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, सन के अंदर क्या है, रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन हीलियम कंबाइन कर रहे हैं, हीलियम हीलियम बनता जा रहा है, अंदर भी कई सारी एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, तो आयरन और बना रहे हैं वो। अब जब आयरन बढ़ता जाएगा रिएक्शन होता जाएगा ना, जैसे राख बनती जाती है ना मिट्टी की, एग्जैक्टली वैसे ही, तो ये हैवी होता जाएगा। अगर 1.4 से ज़्यादा हैवी हो गया ना, तो ये सारे हाइड्रोजन हीलियम को अपने अंदर खींच लेगा, छोटा होगा, श्रिंक होगा, और उसके बाद इतने ज़्यादा धमाका होगा, एक्सप्लोजन होगा कि सुपरनोवा बन जाएगा इसका। ये एक ही है। और एक होता है ड्वार्फ स्टार। अगर 1.4 से कम होगी, जैसे हमारा सूरज है 1.4 से कम है, मान लो 1 है या उससे कम है, तो अगर उससे कम मास होगा उसका ना, तो बेसिकली क्या है कि वो ड्वार्फ स्टार बनेगा, जलेगा, फिर थोड़ा सा एक्सपैंड होगा, फिर ठंडा हो जाएगा जब रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो ये बंदे ने थ्योरम दी थी, एक चंद्रशेखर, हमारे इंडिया के साइंटिस्ट थे। अब ग्रेविटी के बढ़ने से ही आपकी ये फोर्स कंप्रेस हुई, और जैसे प्रेशर कुकर बनता है ना, और एक्सप्लोजन हो जाता है कई बार, उसी वजह से इम्प्लोड हो जाता है कई बार, इस तरह से इम्प्लोड होगा और फिर एक्सप्लोड हो जाएगा फट के। अब इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या रोल है? जो बिग बैंग हुआ ना, उसमें जो धमाका हुआ ना, एक्सप्लोजन हुई, सारी गैलेक्सीज, सारी जितने भी हमारे ग्रह हैं, आकाश गंगाएं हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रॉइड हैं, मीटरॉइड्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उपग्रह हैं, वो सारे दूर ड्रिफ्ट हुए ऐसे करके, मतलब आप जैसे पिंच आउट टू जूम होता है ना, बाहर की तरफ जाते गए ऐसे करके, और ये बिखरने लग पड़े। जैसे आइस होती है ना, आइस, कभी आप आइस नीचे पटक के देखना, बिखर जाती है सभी तरफ, चारों तरफ। कुछ एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है हमारे वायुमंडल में, मतलब सॉरी स्पेस में, अंतरिक्ष में। तो हम क्या करते हैं, इन फोर्सेस का कैसे यूज़ करते हैं अपनी बेसिक टर्म में। इसने तो एक केचप वाला एग्जांपल दिया ना, कि ये केचप की बोतल थी, ये ऐसे करके चिपके हुए थे इसमें आसपास, और बंदे ने धागे से गोल गोल घुमाया सर्कुलर मोशन में, एक तरह का स्लिंग शॉट। आपने देखा होगा जब हमारा मार्स मिशन हुआ था ना, मार्स ऑर्बिटर मिशन, तो ये हमारी अर्थ थी ना, अर्थ के आसपास चक्कर काटे थे सैटेलाइट ने, और फिर जब इस मोमेंट पर हमने छोड़ दिया ना, ऐसे ऐसे घूमते घूमते डायरेक्शन चेंज करते, तो ये उड़ गई उस तरफ। आप गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, स्पीड में गाड़ी जा रही होती है, ऐसे करके फिर मोड़ आता है, फिर आपको बाहर की तरफ झटका लगता है ना, बाहर की तरफ को खींचे जाते हो आप, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर अंदर की तरफ खींचे जाएँ तो, उल्टी डायरेक्शन में घूमो आप तो बेसिकली जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्शंस है ना, रिएक्टर्स हैं, उसमें यूरेनियम और होता है, और मतलब मिट्टी का टुकड़ा होगा, उसके बीच में आपके मेटल धसी होंगी, कई तरह की मेटल्स होंगी, तो यूरेनियम और में ऑब्वियसली यूरेनियम होगा। उसको सेपरेट करते हैं, कई सारे प्रोसेसेस से गुजारते हैं, एनरिच करते हैं, और फिर एक सर्कुलर सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर में हम उसको डाल देते हैं। ये होता है यूरेनियम 238। ये फिसाइल नहीं है, लेकिन हम इसको यूरेनियम 235 बनाने का है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में मोटर लगा देंगे, और इसको गोल गोल घुमाएंगे सिलेंडर को, 40,000 RPM, राउंड पर मिनट, 80,000 RPM, बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमता है ये। तो घूम घूम के क्या होगा, जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो बाहर आ जाएगा, और जो छोटा ऑब्जेक्ट है वो अंदर रह जाएगा। इसके लिए आपको एक एग्जांपल समझने के लिए, बेस्ट एग्जांपल ये था हमारा, कोई डोंगा है, उसके बीच में मैंने कंचे डाल दिए हैं, ठीक है, और चावल हैं और मिट्टी है। अगर मेरे को इसको अलग करना है, तो मैं इस डोंगे को गोल गोल घुमाऊंगा स्पीड में, कंचे अपने आप बाहर गिरते जाएंगे, चावल अंदर रह जाएगा। जैसे हम छटाई करते हैं चावलों की, फटाका लगाते हैं, सेम वही कंसेप्ट है। फिर अगर हमें चावलों को मिट्टी से अलग करना है, तो या तो हम धो देंगे, या तो हमें मिट्टी भी चाहिए, तो हम चावलों को और छन्नी में डाल देंगे और हिलाएंगे, और छन्नी से वो बारीक पीसेस नीचे गिर जाएंगे, चावल ऊपर रह जाएंगे। ये फिल्ट्रेशन के प्रोसेस आ गए। फिल्ट्रेशन तो अलग कंसेप्ट आ गया, ये डिस्टिलेशन फिल्ट्रेशन, जैसे भाप भूप से हम तेल तूल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, स्टीम स्टूम बनाते हैं, उससे हम अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट पे अलग अलग चीज़ को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, क्रूड ऑयल को निकालते हैं। ये तो अलग चीज़ आ गई ना। डिस्टिलेशन इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट।
बेसिकली वेपर से हम गैसेस की अवस्था में बना रहे हैं उसको, और गैसेस जो होती हैं वो दूसरी डायरेक्शन में उसको जब हम वो कर रहे हैं, लिक्विडाइज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आ जा रही है। लेकिन आज मैं फोर्स की ही बात कर रहा हूँ आपसे। तो उसमें इनरिचमेंट की बात हो रही थी, और इनरिचमेंट का आपको समझ में आ गया। सेंट्रीफ्यूज अभी इस्फहान में क्या हुआ था 2008-9 में, कंप्यूटर साइंस से सॉफ्टवेयर की हेल्प से उन्होंने क्या किया था, बेसिकली उसको जो उनका सेंट्रीफ्यूज था ना, उस सॉफ्टवेयर से ही चलता है। 40,000 राउंड पर मिनट की रफ्तार से घूमेगा या कितने से घूमेगा, वो तो कंप्यूटर डिसाइड कर रहा है। कंप्यूटर के अंदर कमांड दी हुई है, आगे मोटर लगी हुई है, कंप्यूटर से जुड़ा है। तो उन्होंने कंप्यूटर ही हैक कर लिया था स्पाइज ने जाके, पता नहीं यूएस से थे कि इजराइल के थे कि किसके थे। इंटरनेट से तो ऑब्वियसली कनेक्ट होगा नहीं वो। उसके अंदर कोड में उन्होंने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया, 40,000 को मान लिया 2 लाख राउंड पर मिनट की स्पीड चला दी। अब कंप्यूटर को तो पता नहीं है, इसने 2 लाख की स्पीड दे दी होगी। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। वो घूमता रहा और इतनी स्पीड में घूमा फ्रिक्शन के साथ कि वो सेंट्रीफ्यूज का पटाखा हो गया, और उनका जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट था वो काफ़ी साल डिले हो गया था। 2008-9 की बात है ये। फिर 2019-20 में उन्होंने फिर से शुरू किया उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करके। तो अभी इन्होंने बॉम्ब गिरा दी B2 बॉम्बर से जाके उसके ऊपर, ये नीचे बनाए होते हैं काफ़ी ज़्यादा बंकर उन्होंने, तो ऊपर से बॉम्ब गिराया उन्होंने, पेनिट्रेट किया। फिर दूसरा बॉम्ब उसी लोकेशन पे गिराया और नीचे जाके पटाख। अब पता नहीं वो पहले निकाल के ले गए कि नहीं ले गए, वो बात अलग है, बट ये समझने वाला कंसेप्ट था, इसलिए मैंने आपको सेंट्रीफ्यूज का और सेंट्रीपिटल फोर्स का बता दिया। अब हम इसको एनरिच क्यों कर रहे हैं, अब इसको देख के कन्फ्यूज मत होना, मैं बेसिक ही बता रहा हूँ, आप सुनते जाओ कहानी की तरह। राइटिंग थोड़ी गंदी लग सकती है पर कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा आपको, मैं ईजी वे में बता रहा हूँ। अगर ऑब्वियसली मेरे पास बजट होता तो मैं अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हायर करके आपको प्रॉपर ग्राफिक्स के साथ भी समझा देता। एनीवेज, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 का फंडा क्या है। देखो, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ना, एटम जो होता है ना हमारा, एटम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करते करते चलता रहता है। एटम का स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ा होगा 3rd क्लास में या 4th-5th में तो पढ़ा ही होगा। ये छोटा सा होता है प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज। ये होता है न्यूट्रॉन, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। और इसके आसपास ना बहुत बड़े एरिया में अलग अलग उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ई से डिनोट करते हैं, नेगेटिवली चार्ज होता है ये। अगर एक एलिमेंट होगा, मतलब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, तो ये क्या हुआ हमारा हाइड्रोजन। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हीलियम। 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, लिथियम। और ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। सेम एटॉमिक नंबर होगा तो आइसोटॉप बोलेंगे, पर डिफरेंट मास नंबर हो गया। सेम मास नंबर हो गया पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गया तो आइसोबार हो गया। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से, ये किया हुआ हमने, और मास नंबर को डिनोट करते हैं हम जेड से, ये किया हुआ हमने। तो बेसिकली फंडा यह है हमारे का कि कोई भी एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर जो है, जैसे मान लो ऑक्सीजन है, अगर उसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो, या फिर मान लो कार्बन ले लो 12 है, तो उसके अंदर जो मास नंबर होगा ना, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को वेट होगा। इसका वेट को बोलते हैं हम मास नंबर, कितना मास कैरी करता है ये। तो ज़रूरी नहीं है बराबर ही है, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे जो आपका यूरेनियम है ना, मैं आपको यूरेनियम बताता हूँ। देखना, बोलना इलेक्ट्रॉनिक करा जा रहा है, बट है फंडा सारा इलेक्ट्रॉन का ही है। चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक एज अ सब्जेक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एज अ, ये देखो ये यूरेनियम है हमारा ना। अब इसके अंदर क्या है, KLMNS सेल्स होते हैं ये, 2, 8, 8, 16, 32 आपने पढ़ा होगा यार। ये बेसिक केमिस्ट्री की हम बात नहीं करेंगे। ये जो आपको लाल रंग की दिख रहे हैं ना और नीले रंग के दिख रहे हैं, ये हैं न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होंगे, न्यूट्रॉन्स में कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होंगे। ये इन्होंने आगे फिल किया हुआ है इसके अंदर,
स्पिन्स इसके अंदर, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर 92, ठीक है, और इसके अंदर मास नंबर 238 होता है बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ, ये मास नंबर 238 आ गया इसका बेसिकली जो मिलता है हमें। अब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए 92, इलेक्ट्रॉन्स आ गए 92, और एटॉमिक रेडियस आ गया 175। तो इसका जो मास आ गया ना वो बन गया यूरेनियम 238। अब हमें क्या करना है बेसिकली, इसको इनरिच करना है। इसको हमने सेंट्रीफ्यूज में डाला, जैसे बंदे ने बोतल में डाल के सॉस को घुमाया गोल गोल, और सेंट्रीफ्यूज जो था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से वो सॉस जो थी वो अलग होगी, कैप के आगे आगे चिपक गई। ये कैप के आगे आगे चिपक गई सॉस, यहाँ से इसके घुमाने से ये अलग हो गया, अलग हो गया। उसी तरह से हम लोग इनरिच कर देते हैं, उसको बोलते हैं इनरिचमेंट। इनरिचमेंट प्रोसेस है किसी भी चीज़ को प्योरीफाई करेगी। रिच होता है ना, उसी तरह से एनरिच बोलते हैं। एनरिचमेंट स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ पर कर लेगा करेक्ट ये। एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग रिच और रिचर, ठीक है। ये तो इनकैशमेंट तो अलग चीज़ है भाई। ये इनरिचमेंट होगी, इनरिचमेंट ऑफ मेटल लिख देता हूँ। कोई भी मेटल है, जैसे हम पिघलाते हैं आयरन ओर से, उसको पिघला दिया, फिर उसमें क्या किया, अलग कर दिया, हैवी मेटल नीचे सेट हो जाती है। लाइटर और इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम करछी से निकाल के अलग कर देते हैं। ये पुराने ज़माने का टेक्निक थी, तो पुराने ज़माने में लोग तलवारें बनाते थे, वो पुराना फंडा था। तो अब क्या फंडा है इसका बेसिकली, कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं, हम इस पर भी बात कर चुके हैं, फ्यूजन रिएक्शन और फिजन रिएक्शन। फ्यूजन में क्या होता है, मेटल टूटती जाएगी। फ्यूजन क्या होगा, दो एलिमेंट मर्ज हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, ब्रेक हो जाएंगे दो एलिमेंट, तो चेन रिएक्शन शुरू होगा। फ्यूजन क्या है, इतने ज़्यादा पिघला देंगे हम एलिमेंट्स को कि उसकी बॉन्डिंग जो है वो चेंज हो जाएगी, मतलब उसका एलिमेंट का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा और वो फ्यूज़ करता जाएगा गर्मी से। जैसे हम वेल्डिंग कर देते हैं ना, फ्यूजन का वही फंडा है। सूरज का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, फ्यूज़ हो रहा है वो। टोकामाक जो उन्होंने बनाया आर्टिफिशियल सन जिसको बोलते हैं, उसमें प्लाज्मा इतनी स्पीड में घुमाते हैं इतने बड़े टेम्परेचर में कि वो फ्यूज़ कर देता है। फ्यूज़न से ये जो डिफरेंस आ रहा है ना हमारा आइसोबार का, एटॉमिक वेट का, फ्यूज होके तो वो एक एलिमेंट बन जा रहे हैं, लेकिन जो एक्सेसिव एनर्जी वो रिलीज़ हो जा रही है, इसलिए उसको क्लीन एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि ये किसी का रेडियो एक्टिविटी जनरेट नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ी सी रेडियो एक्टिव तो होती है, लेकिन ये सेल स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं कर रहा है। जैसे कार्बन है ना हमारा, कार्बन, तो कार्बन को कार्बन ही रहने देगा ये। फिजन में प्रॉब्लम ये है कि ये तोड़ तोड़ के अलग अलग एलिमेंट आपको रेडियो एक्टिविटी से कैंसर बना देगा। सिर्फ लिविंग थिंग्स में नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स को भी ख़राब कर देगा ये, क्योंकि जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर देगा, एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर देगा, एटम को ही चेंज कर देगा, एटम का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा, तो फिजन इसलिए रेडियो एक्टिव होती है। इसलिए आइंस्टाइन ने एक वो दिया हुआ था, E=mc²। एग्जैक्टली E=mc² तो नहीं था, मैथमेटिकली ड्राइव की थी इन्होंने ये, और उससे हमें प्रूफ करके बताया हुआ था कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी माइनस मोमेंटम रिलेशन, E² = PC² + MC², जहाँ पे E=mc सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ फॉर्मूला दैट अप्लाइज ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट जीरो मोमेंटम। तो बेसिकली ये फॉर्मूला था, इसको हमने अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ के इजी लिखने के चक्कर में ऐसे लिख दिया हुआ है, ठीक है। ये था एक्चुअल फॉर्मूला, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये ड्राइव किया हुआ था आइंस्टाइन ने। लेकिन इससे आइंस्टाइन ने ये बता दिया कि किसी भी मास के अंदर भी एनर्जी होती है। जैसे कोई पहाड़ है ना, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से मैं जंप मारूंगा ना, जब तक मैं इसमें खड़ा हूँ तब तो आपको एनर्जी नहीं फील होगी, लेकिन जब मैं पहाड़ से आगे स्टेप कर जाऊँगा ना, तो मेरे अंदर एनर्जी है। क्या है वो? पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरे को एनर्जी, ग्रेविटी फोर्स लगा रही है ना,
जितनी हाइट पे मैं चढ़ता जाऊंगा उतनी स्पीड से एक्सेलरेशन होती जाएगी, उतनी स्पीड से मैं गिरता जाऊंगा। इम्पैक्ट हो गया ऐसे करके नीचे, तो उसको बोलते हैं हम 5 माले की बिल्डिंग से तो कम होगा, 10 माले से ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, 50 माले से 100, ऐसे बढ़ते बढ़ते जगह अगर मैं आसमान से जंप मारूंगा तो मेरी एक्सेलरेशन बढ़ती जाएगी, रफ्तार बढ़ती जाएगी, एनर्जी बढ़ती जाएगी। उसने वो पोटेंशियल डिफरेंस का बताया था कि कोई भी मैटर है ना, उसको अगर हम तोड़ेंगे तो उससे हम एनर्जी बना सकते हैं। बेसिक फंडा ये था। तो यही फंडा उसने E=mc² के फॉर्मूले से बताया कि मैटर जो है वो मतलब स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर और हम ये बोल देते हैं बेसिकली, बट एक मैथमेटिकल इक्वेशन है ये। तो उससे हम एनर्जी तैयार कर सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं। इसीलिए हमने देखा होगा कि एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम जाता है, और जब ये यहाँ पे पहुँच गया ना, मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, जब 50 60 70 80 तक पहुँच गए ना, तो तब क्या होता है, नई तरीके से समझाता हूँ मैं। ये आपका न्यूक्लियस आ गया। अब इसमें क्या आ गया, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स। अगर 3-4 होंगे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन्स भी होंगे, न्यूट्रॉन्स भी होंगे। लेकिन जब 80 90 92 हो जाएंगे ना, ये 94 95 96 हो जाएंगे ना, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, जो मर्जी आप ले लो, तो वो क्या है, ये अनस्टेबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज नहीं लगा रहा है, लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। उससे क्या होगा, ये वाला जो एटम है, सपोज U-238, ये रेडियो एक्टिव है। लेकिन रेडियो एक्टिव होने से खतरा है। जैसे रेडियम था, जिसने मैडम क्यूरी की जान ली, बोलते हैं कि उसमें एक्सपेरिमेंट किया था तो रेडियो एक्टिविटी ने उसको मार के रख दिया था। प्लूटोनियम है, इससे भी हम वो बनाते हैं, इससे भी हम फिजन वो बनाते हैं, रिएक्टर बनाते हैं। यूरेनियम 238 को अगर हम 239 बना देना, तो हम इसको प्लूटोनियम के इसमें बना देते हैं, क्योंकि इतने ही प्लूटोनियम के अंदर मास नंबर होता है शायद। ये देखो, प्लूटोनियम 239, एटॉमिक नंबर 94 है, मास नंबर 239 है। तो इससे हम क्या करते हैं कि इसको यूरेनियम को या तो हम यूरेनियम 235 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि क्या है, एक फिसाइल मटेरियल है, FISSCILE, यही होगी शायद स्पेलिंग। और या तो यूरेनियम 239 पे कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब KLMNS सेल्स का हमने फंडा पड़ा है ना, तो आउटर सेल्स में क्या होता है बेसिकली कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना, तो बेसिकली ये टूट के क्या बनेगा, एक होता है बेरियम और दूसरा बनता है क्रिप्टन। बेसिकली दो होते हैं ये। जब हमारा यूरेनियम 235 है ना, वो टूटता है ना, तो बेरियम 56 और क्रिप्टोनियम 36 बनता है। इन दोनों को आप देखोगे तो इनका जोड़ जो है वो 92 है, ठीक है। अगर सेम नंबर ऑफ वो है ना, जैसे 36 और 52 बनाया तो स्टेबल हो गया। लेकिन अगर हम इसको 238 है, ये तो स्टेबल है, ये चेन रिएक्शन ट्रिगर नहीं करेगा। लेकिन अगर इसका मास 235 हो ना, तो बाकी तो एडजस्ट हो जाएंगे KLMNS सेल जो होते हैं हमारे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। वो जो एक रिएक्शन इलेक्ट्रॉन है ना, वो दूसरे से जाके टकराएगा, दूसरे न्यूट्रॉन से उसको तोड़ देगा। फिर उसके आगे जब जाएगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जाके अगले 3 उसको तोड़ेंगे, और ऐसे बढ़ते 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 जितने भी आके अलग अलग एटम्स आपने इकट्ठे रखे हैं ना, वो टूटते टूटते एक न्यूट्रॉन उसके साथ टकराया, दूसरा न्यूट्रॉन उसके साथ टकराया, तीसरा न्यूट्रॉन उसके साथ टकराया। मतलब ये जो न्यूट्रॉन होता है ना,
ये जाके काम ख़राब करता है, ये मेटल को जाके तोड़ देगा, उसको अनस्टेबल बना देगा, उसमें जाके उसको तोड़ देगा। और इतना फास्ट हो जाता है ना, ब्रिंक ऑफ एन सेकेंड है कि आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन देख लेते हो। और पता है कितनी फास्ट होता है? GIF ये देखो, विद इन अ सेकेंड ठुश। देख रहे हो आप? ये तो स्लो मोशन में चलाया है इन्होंने, इस स्पीड के साथ होता है। ये देखो, आधे सेकंड के अंदर। ये शिप है रखी हुई, ये मेरे ख्याल से सार बम्बा फोड़ा हुआ था, TSAR रशिया ने जो फोड़ा हुआ था वो था। इतनी स्पीड में फूट जाता है ये। और इसी से आग से शायद इतनी ज़्यादा रिएक्शन ना भी हो, लेकिन ये जो शॉक वेव होती है ना, इसकी वजह से ये रिएक्शन होता है। तो इंसान के पास टेक्नोलॉजी आई, उसने रिसर्च की, बनाने का तो उसको चीज़ें थी, बना उसने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला। तो ये फंडा था बेसिकली। अभी हम लोग क्या करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से, कि हम उसका एकदम से पटाखा नहीं करते हैं, इतने ज़्यादा प्लूटोनियम इनरिच करके या यूरेनियम को एक साथ नहीं लगाते हैं। हम उसको छोटे छोटे पिलेट्स में बना देते हैं। पिलेट समझ रहे हो ना, दवाई की गोली की तरह छोटे छोटे शेप में। और उसको हम डालते हैं बेसिकली एक न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में डाल देते हैं हम इसको। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये जो पिलेट्स हैं ना, ये गर्म हो जाते हैं, इसको हम कंट्रोल करते हैं। जब रिएक्शन इसका चेन रिएक्शन शुरू होता है हल्का हल्का सा, तो पानी उबलने लगता है। बॉइल्ड वाटर जो होता है ना, बॉइल्ड वाटर से बनती है स्टीम भाप, जो हमारे उसमें भी निकलती है चाय बनाते टाइम। वो स्टीम से ना रूटर जो होता है ना, रोटर घुमाते हैं हम। रोटर घूमने से, जो आपको बताया था ना फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, कि जब दो कंडक्टर्स को कट करेगा मैग्नेट, या फिर दो मैग्नेट के बीच में कंडक्टर लगा देंगे हम, तो यहाँ से हमारा करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से बड़े बड़े सब स्टेशंस में जाएगा। फिर आपने ट्रांसफार्मर्स का समझा था कल, अर्थिंग के बारे में समझा था, डेल्टा सर्किट के बारे में समझा था कि वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो हम जनरेट कर रहे हैं। हिमाचल में तो हम रोटर को घुमा रहे हैं, मतलब पहाड़ों में पिघला हुआ बर्फ़ से पिघली हुई जो बर्फ़ है, पहाड़ों से पिघली हुई बर्फ़ से हम रिजर्वियर में इकट्ठा कर रहे हैं तालाब में। वो तालाब को पहाड़ के ऊपर बना रहे हैं और नीचे पाइप के थ्रू रोटर में घुमा रहे हैं। बाकी जगह पे कोल को जलाते हैं, कोयले को, और उसको जला के हम उससे हीट बनाते हैं और उससे हम रोटर घुमाते हैं। ये है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी, जिससे हम क्या कर रहे हैं आज की डेट में कि स्टीम से रिएक्टर को घुमा रहे हैं और सब स्टेशन बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं और बिजली बना रहे हैं। ये है आज की डेट में हमारी एनर्जी की आउटकम। जो हम एनर्जी जिसे बोल रहे हैं ना, वो कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। हम तो देखते हैं पंखा ऑन किया, बटन दबाया, चल पड़ा, लाइट ऑन की, चल पड़ी। लेकिन उसके पीछे की साइंस, उसके पीछे का जो फंडा है, इलेक्ट्रॉन का कहाँ मूवमेंट है, वो सारा फंडा शायद आपको आज थोड़ा समझ में आया होगा। कौन कौन सी फोर्सेस हैं, जैसे ग्रेविटेशन तो है ही है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम ऑब्वियसली रोटर उसी से घूम रहा है। हीट है, वो भी एक फोर्स है। न्यूक्लियर है, ये भी एक फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स को हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी है। कल को हम फ्यूजन रिएक्टर पे काम कर रहे हैं, फ्यूजन रिएक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। सन के अंदर तो आप मान लो कि बहुत मतलब कितने लाख मिलियन टेम्परेचर है, तो वहाँ पे तो आपकी चली हुई है प्रोसेस, आग भट्टी जली है, वो फ्यूज़ होते जा रहे हैं, हाइड्रोजन एटम पिघल के, और उससे प्लाज्मा जो बना हुआ है वो नए एटम्स बनाया जा रहा है, उससे एनर्जी रिलीज़ हो रही है जो आज हमें धूप के शेप में दिख रही है। लेकिन हम धरती के अंदर टोकामेक बना रहे हैं एक रिएक्टर, उस पर काम चला हुआ है, क्योंकि हम इतने ज़्यादा टेम्परेचर लाएंगे कहाँ से। दो एलिमेंट को पिघला के उसको फ्यूज़ करने जितनी एनर्जी लाएंगे कहाँ से। अगर एक बार पिघल गया तो वो हम फ्यूल डालते जाएंगे और वो जैसे आग जला देते हैं ना हम, मान लो ये अंगीठी है हमारी, इसमें हमने बर्नर जला दिया और आग जला दी, तो एक बार आग जल पड़ी तो हमें लकड़ी डालनी है। उसी तरह से फ्यूजन रिएक्टर में अगर एक बार फ्यूजन हमने चालू कर दी ना, सस्टेन कर पाए हम, तो उसके बीच हमने बस अब रॉ मटेरियल ही डालना
हाइड्रोजन हाइड्रोजन डालते गए और वो फ्यूज़ करता जाएगा। लेकिन अभी तक हम इस स्टेट में भी नहीं पहुंच पाए हैं एनर्जी में। दूसरा, न्यूक्लियर रिएक्टर से हम फिजन तो बना पा रहे हैं, लेकिन फिजन का मैंने आपको फंडा बताया, रेडियो एक्टिव है, क्योंकि न्यूट्रॉन टकरा के चेन रिएक्शन करके बंदे की शेप को चेंज कर दे रहे हैं, एटम की शेप को चेंज कर दे रहे हैं, जाके एलिमेंट को चेंज कर दे रहे हैं। तो इसलिए फिजन भी नॉट सेफ, इसलिए लिखा होता है हजार्डियस। फिजन जो है वो हजार्डियस है, इसलिए हम इसको कहीं दूर सिटी में जाके, सिटी से दूर कहीं बंजर इलाके में जाके बनाते हैं पूरी प्रोटेक्शन के साथ। इसको हमें स्टेबल करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द केमिकल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारा एलिमेंट ही होता है ना, तो उसमें नोबल गैसेस होती हैं, तो हाईली स्टेबल होती हैं, कुछ हाईली रिएक्टिव होती हैं। उसी तरह से हमारी एलिमेंट्स को भी स्टेबल करने के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टेबल करने के लिए कुछ एक मटेरियल है शानदार, जैसे आ गया ये बोरोन, फिर हमारा H2O है, वाटर है, हार्ड वाटर है, H3O, H4O करके नहीं होता, शायद H3O करके होता है। तो ये हार्ड वाटर है H3। तो बेसिकली हम इनका यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे जो रेडिकल है ना, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फ्री रेडिकल जिसको बोलते हैं, कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो टूट के आया और उसने दूसरी वाली इक्वेशन को भी नेगेटिव बना दिया। हमारे शरीर के अंदर जब हम तेल गर्म करके पीते हैं, बार बार तेल को रीहीट करते हैं, फ्री रेडिकल बन रहे हैं, वो जाके हमारी केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर रहे हैं। जैसे आपने पिछले कल देखा होगा, चावल में धागा निकला हुआ था सिंथेटिक, तो मैंने वो नहीं खाया, मम्मी ने भी नहीं खाया हमारे। क्यों? मतलब कोशिश की खाने की, पर नहीं खाया गया वो। उसके अंदर जो सिंथेटिक मटेरियल पिघल रहा है ना, वो फ्री रेडिकल्स जनरेट करेगा। हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए शरीर के लिए। उसी तरह से ये जो बोरोन है और ये वाटर है, इसको हम स्टेबल का यूज़ करते हैं। अगर कैटलिस्ट है ना, एक कैटलिस्ट आपने पढ़ा होगा, कैटलिस्ट क्या है, जो रिएक्शन को बढ़ाता है। जैसे हमने आग जलाई है अंगीठी में, नहीं चल रही है, तो हम मिट्टी का तेल डालते हैं। पुराने टाइम में क्या डालते थे? घी। वो क्या हो गया? कैटलिस्ट। और अगर रिएक्शन को कंट्रोल करना है हमें, तो एक तरह से ये डालने पड़ेंगे जो इंसुलेट कर दें इसको। तो कल मैंने जैसे आपको बताया था, कल या परसों जो भी था, कि जो स्टार सर्किट है हमारा, ये तो डेल्टा हो गया, स्टार सर्किट में 3 ये आ गई। स्टार सर्किट में से बीच में से हम एक ये निकाल ले रहे हैं वायर, मतलब एक 220 वोल्ट की चली गई ना, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें से हमने ये निकाल ली, इसको अर्थ कर दिया। तो ये क्यों किया हमने? ताकि अगर ये कट जाए या वोल्टेज स्पाइक हो जाए, रिवर्स वोल्टेज मार दे, तो दूसरे अप्लाइंसेस को ख़राब ना करे, इसलिए हमने अर्थ कर दिया। लेकिन ये जो अर्थ कर रहे हैं हम ना इन सारी, तो ये जो हमने एनर्जी बनाई ना, बेशक विंड मिल से बनाई जाए, सोलर से बनाई जाए, इलेक्ट्रॉनिक उससे फ्यूजन से बनाई, फिजन से बनाई, न्यूक्लियर बेसिकली, या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई, वो जो हम बनाई ना, वो तो हमारी जो बन रही है वो तो रियल टाइम पे बन रही है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर पाए ग्रिड में, वो वेस्ट हो गई एक्सेसिव एनर्जी और यहाँ चली गई। तो ये फंडा है, ये प्रॉब्लम थी जिसको हमें सॉल्व करना है। अर्थिंग डेल्टा में भी होती है आपकी अर्थिंग, पर डेल्टा में तो हमें चाहिए, मतलब डेल्टा की हमें अर्थिंग की ज़रूरत नहीं है इतनी, बिकॉज इसमें हम जैसे हमें मान लो 440 वोल्ट चाहिए, 3 फेज़ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, तो हम डेल्टा सर्किट का यूज़ करते हैं। लेकिन स्टार सर्किट ही होता है सभी जगह पे मैक्सिमम, क्योंकि हमारे घरों में जो बिजली आ रही है उसको प्रिजर्व करने के लिए। इसलिए अर्थिंग का कंसेप्ट सॉल्व करना है हमें, ये एक्सेसिव एनर्जी को बचाना है, और ये जो अर्थ के हमारे जा रही है बिजली, कहाँ जा रही है, कैसे यूज़ करना है, इसको कैसे बचाना है, वो वाला फंडा है। थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में मुझे लगता है कि अगर हम सॉल्व कर पाए AI की हेल्प से, तो उसमें हम एनर्जी का क्राइसिस भी सॉल्व कर लेंगे। एनर्जी को अगर हमने सॉल्व कर लिया ना, तो ये फ्लाइंग कार्स और ये अनलिमिटेड एक्सेस पावर सोर्स, जी सर्वर लग रहे हैं, उनके लिए जो इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, हम ये सारी पावर डिमांड्स को मीट कर पाएंगे। बेसिकली हर एक घर में AC होगा मेरे हिसाब से, बिकॉज बिजली की प्रॉब्लम नहीं है, कार्बन फुटप्रिंट तो हमें कम करना ही है, लेकिन जो
कोल गैस जला रहे हैं हम बाहर और ये लकड़ियाँ जला रहे हैं, इससे तो हम छुटकारा मिल जाएगा। बड़ी सारी चीज़ों को हम सॉल्व कर पाएंगे मेरे हिसाब से। तो ये साइंस से ही हम आगे जा पाएंगे इन चीज़ों में, और इन चीज़ों की जड़ तक जा पाएंगे, इन पर रिसर्च कर पाएंगे। एक सब्जेक्ट था BE, मैंने पिछले वीडियो में बात की थी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो हमने पढ़ा है अपने उसमें पॉलिटेक में। एक होता है BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब आ गया हुआ है BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट बहुत है, इस चीज़ में भी हम काम करेंगे। और ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस तो है ही, AI